everyone, welcome to our YouTube channel CE Sansar. This is Shivangi Mittal. I am a chartered accountant by profession, and today we are going to discuss about tax audit checklist. अब ये tax audit checklist क्या है? In this video, मैं यहाँ पर आपको clause by clause discussion करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि ये जो particular clause है, इसमें हमें क्या-क्या review करना चाहिए and उसका documentation किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट का हमारा ये जो टॉपिक है, उससे पहले जब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब मैं आर्टिकलशिप में थी, तो नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते थे एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू कि 3CA फॉर्म होता है, 3CB होता है, 3CD होता है। अब ये फॉर्म तो पता था कि फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD है, बट ये नहीं पता था कि कब फॉर्म 3CA लगेगा, कब फॉर्म 3CB लगेगा एंड कब फॉर्म 3CD लगेगा। So what we used to do कि लास्ट ईयर का देखा 3CA लगा है तो 3CA ही अगले साल लगा दिया, 3CB लगा है तो ये ही हमने अगले साल लगा दिया। So during my articleship days मैं बहुत एक जुगाड़ू टाइप पर्सन थी, so I used to do like this only. So पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है, so I thought कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जब भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसके सिर्फ दो ही फॉर्म्स होते हैं, या तो फॉर्म 3CA होता है या फॉर्म 3CB होता है। जो हम फॉर्म 3CD की बात करते हैं जिसमें 44 क्लॉजेस होते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है। तो रिपोर्ट तो मेरा 3CA में ही जा रही है, 3CB में भी जा रही है या 3CB में जा रही है। अब 3CA कब जाएगा और 3CB कब जाएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। अगर आप फॉर्म 3CA के हेडिंग को देखो तो उसमें लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A(b) of the Income Tax Act 1961 in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law। कि फॉर्म 3CA आपका तब जाएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट है जो कि प्रेस्क्राइब की गई है अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहां पे जो आपका पर्सन है, जो आपका असेसी है, उसका ऑडिट किसी और अदर लॉ में भी हो रहा हो। सो अब और अदर लॉ में मतलब क्या हो गया कि अभी जैसे कंपनीज है, अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसपे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा और उसका कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा। अगर कोई LLP है, अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करती है तो LLP का भी मैंडेटरी ऑडिट होता है, तो ऑडिट अंडर LLP एक्ट होगा। और एक इनकम टैक्स के अंदर तो ऑडिट होता ही है। तो मैं यहाँ पे मेजर जो असेसीज हैं, जो हम ऑडिट करते हैं, हम उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, तो अगर कोई कंपनी है उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होगा और उसका इनकम टैक्स के अंदर अगर उसकी 5 या 1 करोड़ या 5 करोड़ या 44AB में अगर वो फॉल कर रहा है, उसके हिसाब से अगर ऑडिट हो रहा है तो उसका इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से भी ऑडिट होगा। सो इन दैट केस जो मैंने अभी पहले बताया उसमें आपका फॉर्म 3CA जाएगा, कि जहाँ पे जो असेसी है, जहाँ पे अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, मतलब जहाँ पे जैसे कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट 2013 लग गया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया और उसके साथ हमारा इनकम टैक्स का ऑडिट हो गया। फॉर्म 3CB में हमें लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द केस ऑफ अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज B ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 6G। तो जब मैं रूल 6G को देखती हूँ, रूल 6G के सब रूल 1 का क्लॉज B देखती हूँ, तो वो लिखा हुआ है उसमें नॉट लायबल फॉर 3CA। तो जो लोग 3CA में फॉल नहीं कर रहे, उनके लिए हम कौन सा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेंगे, उसके लिए हम फॉर्म 3CB लेंगे। ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, इंडिविजुअल के केस में कोई ऑडिट तो अलग से नहीं होता, तो 3CB वाला ही ऑडिट हम उसमें कंसिडर करेंगे। अब इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेती हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई कंपनी जनवरी की बात बनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी कैलेंडर ईयर के बिगनिंग में बनी है और उसका जो फाइनेंशियल ईयर वो लेस देन 3 मंथ्स है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये स्पेसिफिकली मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे वो नेक्स्ट ईयर के मार्च में एंड करोगे, मतलब जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा या तो वो 14 मंथ्स का बनेगा या 15 मंथ्स का बनेगा। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर कि सपोज करो यहाँ पे कंपनी बनी है 1 फरवरी 2020 को। अब 1 फरवरी 2020 को कंपनी बनी है एंड उसका 31 मार्च
2020 तक उसके सपोज करो टर्नओवर होगी अबव 5 करोड़। इन दैट केस उसका इनकम टैक्स के हिसाब से उसका ऑडिट तो होना है, टैक्स ऑडिट, बट क्या उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होना है? द आंसर इज नो, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कब होगा? 31 मार्च 2021 में। सो हमारा यहाँ पे 3CB हमारा सिर्फ एक ही एक्ट में हमारा फॉल कर रहा है, दूसरे एक्ट में हम लोग फॉल नहीं करे, तो इस केस में हमारा कौन सा फॉर्म जाएगा? फॉर्म 3CB। सो हर एक फॉर्म के हिसाब से जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, कौन सी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, फॉर्म 3CA जाएगी या फॉर्म 3CB जाएगी, उसके साथ हम एक तरीके से एनेक्जर हम सबमिट करते हैं। एनेक्जर नहीं बोलेंगे उसको, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ही बोलेंगे, जिसमें हम डिटेल्ड वे में हम लोग अपना चीजें बताते हैं कि क्या क्या हमने हमारी फाइंडिंग्स करी हैं, जो ऑडिटर है वो बताता है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं फॉर्म 3CD, जो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दैट मीन्स या तो आपका फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD जाएगा, या फिर फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD जाएगा। एक बहुत बेसिक डिस्कशन था, बट आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके, अब फॉर्म 3CD में जो है हमारे टोटल 44 क्लॉजेस होती हैं। अब इस वीडियो में आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले मैं आपको ये शो करूंगी कि व्हाट डज द क्लॉज से, कि क्लॉज में क्या लिखा है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो हमारी इनकम टैक्स के जो जावा यूटिलिटी निकलती है फॉर्म 3CA 3CD की या फॉर्म 3CB 3CD की, उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स अपनी स्लाइड्स में लगा दी है। सो इन दैट केस आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगा कि ओके दिस इज द इस तरीके से हमारा जो क्लॉज है वो मेंशन होता है या शो होता है हमारी फॉर्म के अंदर। फिर उसके हम अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या रिव्यू करना है एज एन ऑडिटर, एज एन आर्टिकल, या जो एज एन ऑडिटर हमें क्या रिव्यू करना है। अगर आप आर्टिकल हो या फिर अगर आप रिव्यू भी करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो हम लोगों को क्या क्या चेक करना चाहिए, हम लोगों के माइंड में क्या होना चाहिए चेक करते वक्त। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हमारे किस टाइप की होनी चाहिए? अब डॉक्यूमेंटेशन की भी दो कैटेगरीज होती है, एक होती है परमानेंट ऑडिट फाइल्स, एक होती है करंट ऑडिट फाइल्स। डिफरेंस क्या है? परमानेंट मतलब इन द सेंस कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो मोस्टली रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं होती है, जो ईयरली बेसिस पे चेंज नहीं होती है, जनरली ज्यादा चेंज नहीं होती है। ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? जैसे नेम ऑफ द असेसी, एड्रेस ऑफ द असेसी, या कोई एग्रीमेंट हो गया किसी पार्टी के साथ, या कोई हमने जॉइंट वेंचर कर लिया, तो ये जो परमानेंट ऑडिट फाइल्स के अंदर हमारा आता है। करंट ऑडिट फाइल्स में हमारी ये होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल और परचेज हो गई। अब सेल और परचेज तो मेरी करंट ईयर की होगी, या एक्सपेंसेस हो गए, ये मेरे करंट ईयर में ही आएंगे। तो जो करंट ईयर के चेंजेस है, जो रेगुलर बेसिस पे मतलब जो करंट ईयर के बेसिस पे चेंज होते रहेंगे, वो मेरी करंट ऑडिट फाइल्स होंगी। एंड जो मेरी परमानेंट बेसिस पे जो जनरली चेंज नहीं होती है, परमानेंट मतलब ये नहीं कि चेंज ही नहीं होगी, चेंज हो सकती है, लेकिन वो जनरली इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है। सो इन दैट केस हम परमानेंट ऑडिट फाइल को कंसिडर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्लॉज बाय क्लॉज अपना डिस्कशन। इन दिस वीडियो मैंने सिर्फ 13 क्लॉज के बारे में डिस्कशन किया है। द रीजन इज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इनकेस अगर हम वन गो में इस वीडियो को बनाएंगे। सो हम इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो यहाँ पे 13 क्लॉजेस है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्लॉजेस रेफर किए जाएंगे। बट मेरा यहाँ पे पूरा कोशिश रहेगा कि आपको हर एक क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 1 से लेकर 3 तक। क्लॉज नंबर 1 जो होता है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है जो जावा यूटिलिटी से हमारा शो होता है, ठीक है। तो अब अगर आप क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3 देखो, तो क्लॉज नंबर 1 है बेसिकली नेम ऑफ द असेसी। नेम क्या है असेसी का? एड्रेस ऑफ द असेसी, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन ऑफ द असेसी। तो अगर ये आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, क्लॉज नंबर 1, 2, 3 अगर आप देखो तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जनरली चेंज नहीं होती है। सो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ये मेरा कौन सा इंफॉर्मेशन होगा, ये मेरा परमानेंट ऑडिट फाइल होगा। अब नेम ऑफ द असेसी में या एड्रेस ऑफ द असेसी में मेरी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है? एक तरीके से आपको दो फाइल्स मेंटेन करनी है, परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल में आप क्या क्या मेंटेन करोगे? कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का एड्रेस है तो जो एमसीए का जो मास्टर डेटा होता है वो भी आप निकाल के रख सकते हो। पैन इज पैन कार्ड की कॉपी, इस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे।
अब नेम ऑफ द assessee में आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है whether name of the assessee whose accounts are being audited under section 44 AB has been reported. अब as an auditor आपको ये देखना है कि क्या जो नेम जिसका ऑडिट होना है वो हमने नेम यहाँ पे रिपोर्ट किया है. इफ द आंसर इज यस देन ओके गो अहेड विद द सेकंड पॉइंट. अगर नहीं किया है तो आप रिपोर्ट करो. नेक्स्ट है, if the tax audit is in respect of a branch, whether name of such branch has been mentioned along with the name of the assessee. अब जैसे ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, सो पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रांच में हमारी टर्नओवर ज्यादा अच्छी हो रही हो मतलब टैक्स ऑडिट जो कि टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो, और दूसरी ब्रांच में मेरी टैक्स ऑडिट की लिमिट को कवर नहीं कर रही हो. तो अगर कोई ब्रांच के हिसाब से हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं किसी एसएससी का, तो क्या मैंने उस ब्रांच का नेम मेंशन किया है. और इसके लिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखो तो ये मेरा परमानेंट ऑडिट फाइल्स में होगा. सो इन एवरी स्लाइड जो कि आप ये क्लॉज के डिस्कशन में हम देखोगे तो आप ये देखोगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं यहाँ पे आपको रिव्यू के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या क्या रिव्यू करना है. एंड देन जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन का दिखाई देगा, लाइक परमानेंट ऑडिट फाइल है या करंट ऑडिट फाइल है. तो ये आपको इस तरीके से ये वाला जो कन्वर्सेशन है यहाँ पे ये स्लाइड्स का चलेगा. नेक्स्ट आता है क्लॉज टू एड्रेस ऑफ द assessee. तो इसमें आपको क्या क्या रिव्यू करना है कि whether the address reported under this clause is same as has been communicated by the assessee to the income tax department for assessment purposes or that of the principal place of the business. क्या जो एड्रेस हमने रिपोर्ट किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सेम है जो हमने असेसमेंट पर्पसेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है. Whether address of all the branches have been obtained and reported, क्या सारे branches का एड्रेस मैंने मेंशन किया है. Whether the address mentioned tallies with the address mentioned in PAN, if not whether address change application is filed. क्या जो एड्रेस मैंने मेंशन किया है वो क्या मैच करता है पैन से, अगर नहीं करता तो क्या मैंने पैन में चेंज किया है या फिर जो मेरा दूसरा एड्रेस मैं यूज कर रही हूँ उसमें मैंने चेंज किया है. नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो एमसीए में हम लोग अलग एड्रेस रखते हैं, पैन में समटाइम्स अलग रखते हैं. सो इन दैट केस अगर इफ लाइक अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरे हिसाब से पैन में जो एड्रेस है वो आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए. और ये आपके जो एड्रेस है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपका जनरली चेंज नहीं होता है, सो ये आपकी परमानेंट ऑडिट फाइल्स का एक पार्ट माना जाएगा. बट अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो और इस साल आपने एड्रेस चेंज किया है पैन में या करंट, तो वो करंट ऑडिट फाइल भी है बिकॉज देन यू हैव टू चेक ओके दिस इज द एड्रेस ये मैंने जो चेंज करा है, इस टाइप से आपको देखना होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है मेरा क्लॉज 3 जो कि पैन के बारे में बोलता है. तो हमें ये देखना है whether the PAN has allotted to the assessee has been indicated. क्या जो पैन अलॉट हुआ है assessee को क्या वो हमने मेंशन कर दिया. whether the assessee, कई बार क्या होता है कि समटाइम्स हम पैन नंबर रॉन्ग भी डाल सकते हैं, ए की जगह बी डाल दिया, इस टाइप से आपको एक देखना है उसको अच्छे से. नेक्स्ट है where the assessee, जनरली वैसे मिस्टेक होती नहीं है बिकॉज अगर हम सॉफ्टवेयर से फाइल करते हैं तो वो ऑलरेडी फिल्ड डिटेल्स होती है कुछ जो जल्दी चेंज नहीं होती है. Where the assessee being individual does not have PAN, whether the आधार नंबर has been mentioned. अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास पैन नहीं है तो क्या मैंने पैन की जगह पे क्या मैंने उसका आधार मेंशन कर दिया, सो दैट यू हैव टू चेक. सो इस ये भी हमारे जो पैन के डिटेल्स हैं क्योंकि ये भी हमारी जल्दी चेंज नहीं होती है तो ये मेरे परमानेंट ऑडिट फाइल्स में आता है. अब जो क्लॉज 4 है तो क्लॉज 4 अगर आप देखो तो ये बोलता है whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, goods and service tax, custom duty, etc. If yes, please furnish the registration number or GST number or any other identification number allotted for the same. So basically clause 4 में आपको क्या करना है कि जो भी आपके indirect tax की registration है, चाहे GST हो, चाहे VAT हो, चाहे excise duty हो, चाहे बाकी के जो भी हमारी रजिस्ट्रेशन होती हैं, चाहे सेल्स टैक्स हो, लोकल एंट्री टैक्स हो या कोई भी अदर हो, तो क्या ऑडिटर ने क्या वो ऑब्टेन कर लिया ये सारी जो इंफॉर्मेशन है असेसी से ले लिया है, तो उनके सर्टिफिकेट्स भी आपको लेनी है. और where an assessee has multiple GSTI numbers being registered under different states as well as under central GST, whether all the GSTI numbers allotted to the assessee have been mentioned. अभी जैसे अगर मैं GST numbers की बात करूं तो वो होता है हमारा स्टेट वाइज,
तो मुझे क्या करना है, ये मेरा परमानेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज जल्दी रजिस्ट्रेशन नंबर्स चेंज नहीं होते हैं। सो ये मेरी परमानेंट ऑडिट फाइल्स का पार्ट है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि अपने को जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे लेके अपने को लाइक अपने रिकॉर्ड्स में होना चाहिए कि हमारे रिकॉर्ड में ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं एंड हमने इसको चेक कर लिया और इसको हमने मेंशन कर दिया। बिकॉज अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब ये फॉर्म 360 आप जब सबमिट करते हो, सो यू हैव टू मेंशन एवरी जीएसटी नंबर। अगर आपके 29 स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको 29 जीएसटी नंबर आपको मेंशन करने होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्लॉज 5 to 7। क्लॉज 5 बहुत छोटा सा स्टेटस बताया। स्टेटस क्या हो गया? स्टेटस बेसिकली कि आप इंडिविजुअल हैं, क्या आप कंपनी है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, ट्रस्ट है, जो भी है आपको स्टेटस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्रीवियस ईयर फ्रॉम किस ईयर के लिए आप बना रहे हो ये, लाइक जैसे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अभी चल रहा है तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो इस टाइप से ये मेरा क्लॉज नंबर 6 हो गया। क्लॉज नंबर 7 इज असेसमेंट ईयर, जो कि अगर मैं 19-20 की बात करूं तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20-21 नेक्स्ट ईयर। कभी आपने सोचा है असेसमेंट ईयर को असेसमेंट ईयर क्यों कहते हैं? असेसमेंट होता है बेसिकली चेक करना। सो जिस ईयर में हम लोग अपनी चीजों को चेक करते हैं, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ये मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा क्लॉज 8 and 8A। ओके, तो क्लॉज 8 and 8A क्या कहता है? क्लॉज 8 में है आपका इंडिकेट द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। अब आपका टैक्स ऑडिट आप कर रहे हो, ठीक है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो, फॉर्म 3CD आप यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या कौन से क्लॉज, कौन से 44AB के क्लॉज के अंदर आप यहाँ पे फॉल करते हो। सो लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज रिसीव करती हूँ कि हमारा 44AD में ऑडिट होना है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 44AD में कभी भी ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट हमेशा 44AB में होता है। बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट भी अगर आप कम दिखा रहे हो, लाइक 44AD की जो लिमिट है 6% या 8%, अगर उसमें भी आप कम दिखा रहे हो तो वो ऑडिट होना है, वो कहाँ पे मेंशन है? 44AB में। सो ऑडिट हमेशा 44AB में होता है, ना कि 44AD या ADA में। सो ये जो कंफ्यूजन है इसको ध्यान रखना है। अब जो क्लॉज 8 है उस पे अगर आप ये रिलेवेंट क्लॉज पे अगर आप क्लिक करते हो, रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, सो देयर आर न्यूमरस, जो आपके पास बेसिकली एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी जिसमें आपके पास बताएगा कि क्लॉज 44AB का सेक्शन सबसेक्शन ए हो गया या सबसेक्शन बी हो गया, सी हो गया, सी के भी 3 पार्ट्स है, 3 हो गए, डी ई। सो ये क्या क्या है इनको अगर हम देखते हैं। सो क्लॉज 8 मेरा बोलता है इंडिकेट द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। अब जब मैंने उस पे फर्स्ट पे क्लिक किया, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, मुझे क्या क्या सेलेक्ट करना है। क्लॉज 44AB का पॉइंट ए बोलता है टोटल सेल्स और टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट्स। ये जो क्लॉज 44AB, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने टैक्स ऑडिट के लिमिट्स के बारे में बात करी है, 1 करोड़ और 5 करोड़ इस टाइप से, तो उसमें आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया है कि 44AB के टोटल 5 क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। और क्लॉज ए का एक प्रोवाइजो भी होता है जो कि बोलता है अगर आपकी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% से एक्सीड नहीं करती है तो फिर आपको आपका जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है वो 5 करोड़ हो जाएगा। सो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है क्लॉज 44AB का ए, which is total sales or turnover gross receipts of business exceeding specified limit। मतलब अगर आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस से अगर आपकी जो सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है वो 1 करोड़ से एक्सीड करिए, सो इन दैट केस आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। 44AB का सेक्शन सबसेक्शन बी कहता है ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ प्रोफेशन एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। अगर आपकी प्रोफेशन से ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से एक्सीड कर रही है, सो इन दैट केस आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 44AB का जो सी पॉइंट है वो ये, उसमें 3 सेक्शंस मेंशन है। कौन कौन से सेक्शन? 44AE, 44BB और 44BBB। अगर आप उसके जो प्रॉफिट है जो मेंशन है 44AE, BB या BBB में,
अगर आप उससे प्रॉफिट जो स्पेसिफाइड लिमिट गिवन है उससे अगर आप कम दिखाते हो, प्रॉफिट एंड गेन्स लोअर देन डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 AE से अगर आप कम दिखाते हो, सो इन दैट केस आपका ऑडिट होना है। तो 44 ए कौन सा सेक्शन होता है? जो कि होता है बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स और कैरेजेस। 44 डबल बी होता है मिनरल ऑयल से रिलेटेड एंड 44 ट्रिपल बी होते हैं फॉरेन कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इन सर्टेन टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स। 44 AB का जो डी है सबसेक्शन, वो ये कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स लोअर देन डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 ADA। अगर आप प्रोफेशन में हो और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है 44 ADA के अंदर, जो कि बोलते हैं 50% ऑफ प्रॉफिट्स आपको मिनिमम दिखाना है, तो अगर आप उसे कम दिखाते हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स ऑडिट इन दिस ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 44 AB का जो ई आता है, जो कि 44 AD 4 के बारे में बात करता है। इसका मैंने डिटेल डिस्कशन किया है इन माय प्रीवियस वीडियो कि अगर आप उसमें प्रॉफिट लोअर देन दिखाते हो, लाइक 8% से कम दिखाते हो सेकेंड या थर्ड ईयर में, सो इन दैट केस आपका 44 AD 4 लग जाएगा। और फिर आता है एक थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 44 AB, या फिर प्रोवाइजो जहाँ पे 5 करोड़ की लिमिट है, वो आप उससे एक्सीड कर रहे हो। प्रोवाइजो वेयर एग्रीगेट कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, और तब जाके आपका ऑडिट हो रहा है। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे टैक्स ऑडिट हो जाएगा। सॉरी, 44 AB ए में हमारा 5 करोड़ का लिमिट आएगा, और 44 AB जो सबसे लास्ट वाला है उसमें 5 करोड़ से नीचे वाला लिमिट आएगा। ओके, क्लॉज 8 जो हमारा अब आपको इसमें क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि चेक वेदर द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ 44 AB हैज बीन रिपोर्टेड और नॉट। आपको ये चेक करना है कि क्या जो 44 AB का क्लॉज है वो हमने रिपोर्ट किया है या नहीं, क्या जो रिलेवेंट क्लॉज है वो आपने रिपोर्ट किया है या नहीं, ये आपको चेक करना है। Next, in the case where audit is being conducted in any other law, whether third proviso to section 44 AB is considered while reporting under this clause. Okay. अब clause 8A भी आता है। clause 8A क्या कहता है कि whether the assessee has opted for taxation under section 115 BA, 115 BAA and 115 BAB. So ये हमारा ये जो clause 8A इंसर्ट हुआ है, ये रिसेंटली इंसर्ट हुआ है बाय CBDT नोटिफिकेशन नंबर 82 ऑफ 2020, जो कि 1 अक्टूबर को आई है। सो ये रिसेंटली हमारा क्लॉज ऐड हुआ है असेसमेंट ईयर 2021 से ही। तो ये जो क्लॉज है ये कहता है कि क्या जो असेसी है उसने ये सेक्शंस ऑप्ट करे हैं 115 BA, 115 BAA एंड 115 BAB। सो यस और नो करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इन सेक्शंस का कि ये सेक्शन 115 BA क्या है, BAA क्या है एंड BAB क्या है। ओके, सो व्हाट इज सेक्शन 115 BA, BAA एंड BAB। सो पहले हम 115 BA के बारे में समझते हैं। टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। तो 115 BA ये कहता है कि अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, सो पहले तो ये जान लीजिए कि जो 115 BA है या BAA है या BAB है, ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ही अवेलेबल है, ना कोई इंडिविजुअल, ना कोई फर्म, ना कोई HF, ना कोई AOP, ना कोई BOI, कोई किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिर्फ इन्हीं के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट 115 BA सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो और तो उसपे आपका टैक्स रेट लगेगा 25%, अगर आपकी ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। क्या क्या कंडीशन है? कि जो आपकी कंपनी है वो सेटअप हुई हो या रजिस्टर्ड हुई हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016, और कंपनी शुड बी एंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल एंड रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल इट इज प्रोड्यूसिंग। मतलब कि जो कंपनी है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद बनी हो और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल में वो एंगेज हो, बट उसको अगर वो 115 BA का ऑप्ट करती है तो उसको ना तो कोई SEZ की डिडक्शन मिलेगी, ना ही कोई एडिशनल एप्रिसिएशन जो 20% का मिलता है। 32(1)(2)A के अंदर आपको एक 20% का एडिशनल एप्रिसिएशन का आपको एक डिडक्शन मिलता है अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो, सो वो भी आपको नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, या फिर टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट के में जब आप पैसे डिपॉजिट कराते हो तो भी वो वाला आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, या कोई आप साइंटिफिक रिसर्च वाला कराते हो
एक्सपेंडिचर करते हो तो वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से कुछ सेक्शंस मेंशन है जहाँ पे वो बोलता है कि आपको अगर आपकी ऑप्ट करते हो तो आपका जो टैक्स रेट है वो 25% हो जाएगा। आप डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, आपकी कंपनी बननी चाहिए 1 अप्रैल 2016 के बाद, मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल भी करते हो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी ओके, आप इसमें फॉल कर जाओगे, बट आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, एसईजेड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा बट एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपका इन चीजों से जो ऊपर वाली सेक्शंस है उन चीजों से अगर आपका कोई लॉस आ रहा है तो वो लॉस भी आप लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो अलाउ भी नहीं होगा कभी सब्सिक्वेंट ईयर में। एंड हाउएवर आपको एक डिडक्शन मिल सकती है जो कि 80JJAA वाली है। 80JJAA वाली आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब ये 80JJAA क्या है? ये बेसिकली डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अवेलेबल। अगर आप एक कंपनी हो, ठीक है, और अगर आप नए एम्प्लॉयज को हायर करते हो और उनकी जो सैलरी है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट उसमें मेंशन है कि कब कब आपका 80JJAA लगेगा, तो एक बहुत अच्छा सेक्शन है फॉर कंपनीज की वो कंसिडर करिए कि उनको डिडक्शन मिल जाएगी 80JJAA वाला। और अगर ये आप 115 BA वाला अगर आपने ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर में। हाउएवर आप विड्रॉ तब कर सकते हो जब 115 BAA लग जाएगा, इज अलाउड देन दिस सेक्शन कैन बी विड्रॉन। अगर आप 115 BA में फॉल करते हो तो आपको फॉर्म 10 IB सबमिट करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, अब आते हैं सेक्शन 115 BAA जो कि बोलता है टैक्स और इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो आपका टैक्स रेट लगेगा 22% का, और ये एप्लीकेबल है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो कि असेसमेंट ईयर, मतलब ये इसी साल से ही एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है? कोई एसईजेड की रिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई एडिशनल, सेम कंडीशंस है जो हमारी 115 BA में थी, एडिशनल भी थोड़ी सी है वो हम जान लेते हैं। कोई एसईजेड की रिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 20% वाला, नो डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, नो सेट ऑफ लॉस अवेलेबल फॉर द अबव पॉइंट्स, नॉट अलाउड इन सब्सिक्वेंट ईयर, कोई 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन ऑफ 80JJAA वाली मिल जाएगी, बट आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी IFSC जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसमें है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA एक होती है जो इन कंपनीज को मिलती है जो IFSC में होते हैं, तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी। सेम जो प्रोविजन है 115 BA में, if once exercised the same cannot be withdrawn in any previous year, एंड अगर आप 115 BAA में फॉल करते हो तो फॉर्म 10 IC आपका हमें सबमिट करना होगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेक्शन 115 BAB। सेक्शन 115 BAB क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। अगर आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी हो, ये तो आपका जो टैक्स रेट है वो आपका लगेगा 15%। ठीक है, आप डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए तो और आप मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो आपका जो 115 BAB है उसमें आप फॉल कर जाओगे। अब क्या क्या कंडीशंस हैं कि कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 2019 के बाद ही को या फिर उसके बाद एंड हैज कमेंस्ड मैन्युफैक्चर बिफोर 31 मार्च 2023, और उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया हो कब से? 31 मार्च 2023 से पहले अगर उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया और कंपनी बनी है कब? 1 अक्टूबर 2019 के बाद, तो आप इसकी कंडीशन में फॉल कर जाओगे। बट इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि कोई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई एमलगेमेशन डीमर्जर नहीं चलेगा, न्यू कंपनी होनी चाहिए, न्यू कंपनी होगी तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी, तभी आपको सेक्शन एलिजिबल होगा, तभी आपका टैक्स रेट 15% का लगेगा। कोई सेकेंड हैंड मशीनरी इसमें नहीं लगनी चाहिए। डज नॉट यूज बिल्डिंग फॉर विच सेक्शन 80 ID हैज बीन क्लेम्ड। मैन्युफैक्चरिंग में ही होनी चाहिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या नहीं आता है ये भी मेंशन है इस सेक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं होता एज पर दिस सेक्शन। माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कन्वर्सेशन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू स्लैब्स, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में आप गैस भर रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ साइनोमेटोग्राफिक फिल्म, आप बुक्स को प्रिंट कर रहे हो या फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एनी अदर बिजनेस हैज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या फिर कोई अदर बिजनेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मेंशन करे। तो इन केस में कोई भी अगेन जो सेम कंडीशन है 115 बी ए बी डबल ए और बी ए बी में, कि कोई ऐसी जेड की डिडक्शन नहीं मिलेगी, एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर वाला नहीं मिलेगा, और डिडक्शन ऑफ 80 डबल जे डबल ए वाला मिल जाएगा। और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से जो ऊपर, क्योंकि आपको उसका डिडक्शन नहीं मिला तो उसका लॉस वैल्यू सेट ऑफ करने को मिलेगा, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक इस कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आपको फॉर्म 10 आईडी फाइल करना होगा और उस पे आपको टैक्स देना होगा, फिर आपको अपनी कंपनी के उसके ऊपर 15% का। ओके, अब अगर मैं ये देखूं कि मुझे क्या क्या रिव्यू करना है, सो अभी हमने जस्ट सेक्शंस को रिव्यू किया है, ये जस्ट एक बेसिक रिव्यू था, ज्यादा मैं एग्जाम्पल्स के साथ उसको नहीं डिफाइन किया। तो अब मुझे क्या क्या रिव्यू करना है कि मुझे पहले ये देखना होगा चेक वेदर द असेसी इज ए कंपनी, मुझे पहले ये देखना है कि क्या असेसी कंपनी है। अगर मैं किसी इंडिविजुअल का टैक्स ऑडिट कर रही हूँ, अगर मैं किसी एलएलपी का टैक्स ऑडिट कर रही हूँ, एचयूएफ फर्म का कर रही हूँ, तो क्या मुझे ये 8A का क्लॉज देखना है? द आंसर इज नो। मुझे तब देखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 115 बीए बी डबल ए बी ए बी तो कंपनी के केस में लगता है, तो मुझे उस केस में 8A वाला जो क्लॉज है वो देखने की जरूरत नहीं है। बट क्या अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इन केस, ठीक है, तो क्या मुझे क्लॉज देखना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो मुझे देखना है चेक वेदर द असेसी इज ए कंपनी। नेक्स्ट, इफ यस, अगर कंपनी है तो whether the company has opted for taxation regime under section 115 BA, BAA, BAB and report accordingly। तो मैं ये देख रहा है कि क्या कंपनी ने ऑप्ट किया है टैक्सेशन regime जो कि अंडर सेक्शन 115 BA, BAA, BAB, तो हमें उसको देखना है कि क्या उसने उसको ऑप्ट किया है, और अगर किया है तो क्या उसमें फॉर्म 10IB 10IC एंड 10ID फाइल करे हैं। और अगर आप ये देखो तो क्या एसएससी कंपनी, ये मेरी परमानेंट ऑडिट फाइल है। कंपनी है तो पहले कंपनी थी तो नॉर्मली वो कंपनी ही रहेगी, वो अपना कंपनी से ज्यादा स्टेटस चेंज नहीं करती है, नॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन जल्दी सेम ही रहती है। नेक्स्ट है कि क्या उसने 115 बीए बी डबल ए बी ए बी ऑप्ट किया है, ये भी परमानेंट रहेगा क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो एक बार ऑप्ट कर लिया तो ये आपकी परमानेंट ऑडिट फाइल में आएगा। नेक्स्ट है कि क्या आपने 10IB 10IC 10ID फाइल करा है? द आंसर इज यस। तो ये भी आपका परमानेंट में आएगा, प्लस करंट ऑडिट फाइल में भी आएगा, क्योंकि अगर इस ईयर किया है तो आपको करंट ऑडिट फाइल में भी आपको उसको मेंशन करना होगा। सो अब अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो द स्क्रीनशॉट ऑफ क्लॉज 8 एंड 8A, तो इसमें अगर 8A में देखो तो whether the assessee has opted for taxation under section 115 BA, BAA and BAB, तो उसमें आप सेलेक्ट करोगे येस और नो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड करोगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्लॉज 9, जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। क्लॉज 9 में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। जो पॉइंट नंबर ए है वो ये बोलता है, इफ यू कैन सी इट इन द स्क्रीन, इफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस indicate names of partners or members and their profit sharing ratio। क्या जो फर्म है या जो एओपी है उसमें पार्टनर्स के नाम है या मेंबर का नाम है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर एओपी है तो क्या जो मेंबर का शेयर है वो इनडिटरमिनेट या अननोन है, ये भी आपको उसमें मेंशन करना है। और पॉइंट नंबर 2 जो मेरा है वो ये बोलता है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनर और मेंबर और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंस द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ चेंज। अब कई बार क्या होता है कि जब हम एलएलपी का कोई एग्रीमेंट बना दिया या फर्म का कोई एग्रीमेंट बना दिया तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंबर्स के बीच में चेंज हो जाता है, पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। सो अगर ऐसा कोई चेंज हुआ है तो क्लॉज 9 का सेकेंड पॉइंट में आप उसको मेंशन कर सकते हो। अब आपको एज एन ऑडिटर उसमें क्या क्या चेक करना होगा, आपको देखना होगा कि whether the tax auditor has obtained certified copies of the deeds agreement in case of LLP
documents understanding notice of changes etc including certified copies of the acknowledgement if any। जो मेरा क्लॉज 9 का जो मेरा पॉइंट नंबर ए है जो कि बोलता है कि इफ फर्म और एओपी इंडिकेट नेम्स ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस केस में आपको देखना होगा कि क्या मैंने डीड की कॉपी ले ली है, क्या मैंने एग्रीमेंट ले लिया है इन केस ऑफ एलएलपी, क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग है, कई बार एमओयू बनाती हैं हम लोग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार चेंजेस के नोटिस हम एडेंडम ऐड कर देते हैं एग्रीमेंट के अंदर, तो क्या वो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज ले ली हैं जो भी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है whether the name of the partners of the firm or members of the association of persons or body of individual and their profit or loss sharing ratio have been stated। क्या जो पार्टनर्स के नेम है वो हमने मेंशन कर दिए हैं, जो मेंबर है एओपी के क्या वो हमने मेंशन कर दिए हैं। whether the partner of a firm or the member of AOP BOI acts in a representative capacity, whether the name of the beneficial partner or member has been stated। In certain cases of AOP or BOI where it is possible that the share of members are not precisely ascertainable। अब AOP और BOI के केस में कई बार क्या होता है कि जो शेयर्स हैं वो ascertain नहीं कर पाते during the previous year, resulting in a situation whereby the shares of members are indeterminate or unknown। In such circumstances, whether the relevant fact has been stated, तो हमें ये देखना है कि क्या आपने relevant fact उसको state किया है या नहीं। अब ये जो अब अगर एग्रीमेंट है, अगर मेरा एलएलपी का एग्रीमेंट है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा परमानेंट ऑडिट फाइल में आएगा, बिकॉज ये जल्दी चेंज नहीं होता है। अगर चेंज भी हो रहा है तो वो मेरा उस ईयर का करंट ऑडिट फाइल में भी इंक्लूड हो जाएगा और परमानेंट में तो वो आना ही आना है। अब क्लॉज 9 का पॉइंट नंबर 2 है इफ देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनर्स और मेंबर्स और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंस द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज। अगर क्या कोई चेंज हुआ है पार्टनर्स के बीच में या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में सिंस द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो आपने लास्ट टाइम आईटीआर फाइल करी थी, जो आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी थी, क्या उससे कोई चेंज हुआ है, तो अगर वो चेंज हुआ है तो वो आपको मेंशन करना है। तो इसमें आपको क्या क्या चेक करोगे, वेदर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द चेंजेस अकर्ड during the entire previous year relating to partners of the firm or members of the AOP body of individuals or their profit or loss sharing ratio since the last date of the preceding year have been stated। क्या आपने सारे जो भी चेंजेस है वो आपने स्टेट कर दिए, क्या आपने मेंशन कर दिए वो सारे चेंजेस। नेक्स्ट है whether the tax auditor has obtained latest certified copies of the deeds। अगर चेंजेस हुए हैं तो लेटेस्ट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डीड्स भी तो होगी। कई बार क्या होता है, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज नहीं होती हैं, हमारे पास एक वर्ड फाइल होती है जिसमें साइन भी नहीं होती है, तो आपको वो नहीं कंसिडर करना है। सो इनकेस अगर साइन नहीं है तो उसको साइंड कॉपी आपको चाहिए अपने रिकॉर्ड्स में, दैट यस ये चेंज हुआ है और मेरे पास एक साइंड कॉपी है उस एग्रीमेंट या डीड की। एग्रीमेंट इन केस ऑफ एलएलपी डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, क्या आपके पास लेटेस्ट सर्टिफाइड कॉपीज हैं, अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका सर्टिफाइड कॉपीज भी तो होंगी, तो वो आपको देखना है। और ये जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है लाइक चेंज इन पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, अब ये हर साल तो जल्दी चेंज नहीं होता है, तो ये मेरा परमानेंट ऑडिट फाइल्स में आएगा। ओके, अब आता है मेरा क्लॉज 10 जिसके आगे दो फर्दर पॉइंट होती हैं। ठीक है, क्लॉज 10 मेरा बात करता है, अगर आप स्क्रीन पे 10A देखो, वो ये कहता है कि नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन, कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन का नेचर क्या है, कि आप कंप्यूटर में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, उसका नेचर क्या है ये आपको डिफाइन करना है। एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन देन द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज। 10B ये कहता है कि अगर आपको कोई चेंज है तो वो आपको बताना है। तो क्लॉज 10A है मेरा नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप 2-3 बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करते हो तो आपको नेचर ऑफ एवरी बिजनेस बताना है। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हो अलग से, अगर आपकी अलग से यूनिट है तो आपको सारा ही मेंशन करना होगा। आपको ऐसे नहीं कि आपने मैन्युफैक्चरिंग मेंशन कर दिया बट ट्रेडिंग मेंशन नहीं करा, और ट्रेडिंग मेंशन कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग मेंशन नहीं करा। सो यू हैव टू बी लाइक अवेयर कि आपको क्या क्या मेंशन करना है। So in regard to the nature of business, whether the principal line of each business is determined and stated in this clause along with the relevant code। कोडिंग आपके होते हैं, एनआईसी कोड्स होते हैं, आपको ये मेंशन करना होगा कि क्या वो आपने मेंशन करी है, क्या आपने एप्रोप्रिएट कोड उसके अगेंस्ट मेंशन किया है। नेक्स्ट, इसमें ये जो फाइल होती है ये मेरी परमानेंट ऑडिट फाइल में आती है प्लस करंट ऑडिट फाइल में आती है। कैसे
क्योंकि जो मेरा बिजनेस है, नेचर बिजनेस, वो जनरली मेरा सेम ही रहता है, चाहे परमानेंट हो या मेरा करंट परमानेंट हो, वो मेरा सेम ही रहता है। बट करंट ईयर में एज एन ऑडिटर आई हैव टू चेक कि क्या मेरा कोई और लाइक यू नो कोई और भी मेरा उसमें ऐड हुआ है। सो ये आप मुझे चेक करना होगा। नेक्स्ट आता है मेरा क्लॉज 10B, इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज, कि अगर कोई चेंज है बिजनेस और प्रोफेशन में तो पर्टिकुलर्स क्या है उस चेंज का। तो वेदर द टैक्स ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द एसएससी रिगार्डिंग चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, तो अगर कोई चेंज इन बिजनेस हुआ है तो क्या हमने डिक्लेरेशन लिया है एसएससी की यस आई हैव चेंज्ड दिस, लाइक एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है, तो क्या वो मैंने लिया है, ये मुझे चेक करना है। और ये अगर चेंज हुआ है और मैनेजमेंट आपको लिख के दे देती है तो ये मेरा परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है मेरा क्लॉज 11, जिसके फर्दर 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला मेरा पॉइंट ये है कि वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 44AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्रेस्क्राइब, क्या जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेरी प्रेस्क्राइब मतलब 44AA के हिसाब से मैंने मेंशन करी है, क्या करी है। तो अगर यस है तो मुझे लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्रेस्क्राइब, मुझे लिस्ट ऑफ बुक्स देनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमने लाइक यू नो वाउचर्स मेंटेन करे हैं, हमने बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, हमने सेल्स परचेज, इस टाइप से हमने ये लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग दे देते हैं कि हमने लेजर्स मेंटेन करे, जर्नल्स मेंटेन करे, इस टाइप से हम लोग दे देते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड द एड्रेस एट विच सच बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हमें देना है और कहाँ पे वो रखे गए हैं। In case books of account are maintained in a computer system, mention the books of account generated by such computer system. If the books of account are not kept at one location, please furnish the address of locations along with details of books of account maintained at each location. अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम में है तो जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम से जनरेट कर रहे हो लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको वो मेंशन करना है। और अगर आपका एक लोकेशन पे नहीं रखे बुक्स ऑफ अकाउंट, जनरली होता है ब्रांच के केस में, क्योंकि ब्रांच के केस में हम एक लोकेशन पे तो रखते नहीं है, हम कई बार ब्रांच वाइज अकाउंटिंग करते हैं। तो एक ब्रांच का उसके बुक्स ऑफ अकाउंट वहीं पे होते हैं, दूसरी ब्रांच के दूसरे में दूसरी लोकेशन पे होता है, तो हमें सारी लोकेशन ही मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन। आपने कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट का आपको लिस्ट देना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने एग्जामिन किए। सो लाइक क्लॉज ए में आपको ये देखना है 11 में आपके 3 पॉइंट्स थे, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेस्क्राइब है अंडर सेक्शन 44AA, अगर है तो आपको लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स देनी है। तो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड टू द एसएससी अंडर सेक्शन 44AA, द लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब शुड बी स्टेटेड अगेंस्ट दिस क्लॉज। क्लॉज बी में सेम, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट द एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट, किस एड्रेस पे रखे गए हैं वो आपको बताना है। क्लॉज सी में लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है कि वेदर कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय एसएससी हैव बीन ऑब्टेन्ड अलोंग विद द एड्रेस एंड एग्जामिन, क्या आपने जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बेसिकली जर्नल हो गया, लेजर हो गया, जर्नल में भी आपकी कैश बुक हो गई, बैंक बुक हो गई, ये सारी आपको देखनी है कि क्या ये अपनी प्रॉपरली मेंटेन है और क्या आपने एड्रेस जिस एड्रेस पे है वो आपने देखा उस चीज को। वेदर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेटेड बाय एसएससी कंप्यूटर सिस्टम हैव बीन ऑब्टेन्ड। सो ये वाले जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये हम लेते हैं करंट ईयर की फाइल होती है, बिकॉज अगर मैं बैंक बुक देख रही हूँ, मैं कैश बुक देख रही हूँ, अगर मैं सेल्स के लेजर देख रही हूँ, मैं जर्नल्स देख रही हूँ, तो मैं करंट ईयर की तो देखूंगी, मैं परमानेंट तो नहीं देखूंगी ऑब्वियसली, मैं बैक डेट की भी नहीं देखती। हम ऑडिट किसका कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, तो मेरे को प्रीवियस ईयर मतलब जो मेरा जो करंट ईयर है मुझे उसी का ही ऑडिट जो फाइल्स है मेरे को उसी की ही देखनी है। अब जो मेरा क्लॉज 12 आता है, अभी सिर्फ एक और क्लॉज रहता है क्लॉज 13 एंड देन हम लोग क्लॉज 14 15 जो भी है आगे का मेरा डिस्कशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव ओनली 2 क्लॉजेस लेफ्ट, अभी हमारा क्लॉज 12 है। तो क्लॉज 12 आता है कि वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, इफ यस इंडिकेट द अमाउंट एंड द रिलेवेंट सेक्शन। क्या जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या उसमें कोई प्रॉफिट एंड गेन्स है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे मैंने लिया हो, अगर यस
तो मुझे सेक्शन मेंशन करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा टैक्स ऑडिट भी हो रहा हो और मैं 44 एडी एडीए इस टाइप से जो मेरी प्रिजम्पटिव सेक्शन है वो भी मैं क्लेम कर सकती हूँ? क्या वो भी मैं मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है? द आंसर इज यस। कैसे हो सकता है कि एक असेसी 2 बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, और एक बिजनेस में उसकी टर्नओवर हो रही हो 5 करोड़ से ऊपर। सो इन दैट केस अगर 5 करोड़ से ऊपर हो रही है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। बट एक बिजनेस में उसके पास ऑप्शन है कि उसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो उसके पास ऑप्शन है कि 44 एडी चूज करे या 44 कैसे भी उसको मेंटेन करे। तो उसके पास क्योंकि ऑप्शन था उसने 44 एडी क्लेम कर लिया। सो हमें वही उसी चीज की डिटेल आपको क्लॉज नंबर 12 में देनी है। तो उसमें आपको बताना है कि whether assessee has opted for any presumptive taxation scheme as per section referred in above clause. If yes, whether the amount and section have been obtained, whether such profit and gains as per scheme have been included in the profit and loss account. हम जैसे 44 AD ही लेते हैं तो उसमें बोलता है कि मैं आपको मिनिमम 8% का प्रॉफिट दिखाना है, तो क्या मैंने उतना ही दिखाया है ये मुझे देखना है। एंड ये जो मेरी होती है ये मेरी करंट ईयर की फाइल होती है, बिकॉज मुझे करंट ईयर वाइज उस चीज को रिव्यू करना होता है कि क्या वो मेरी चीज इंक्लूड हो रही है या नहीं, क्या वो मेरा 44 एडी हम लोग ले रहे हैं या नहीं, 44 एडी 44 ए एफ ए बी डबल बी ए डबल ट्रिपल बी, ये सारा मेरे को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो भी मेरे सेक्शन है वो मुझे देखने होंगे। नेक्स्ट आता है मेरा क्लॉज 13। क्लॉज 13 के मेरे फर्दर 6 पॉइंट्स होते हैं, ये लास्ट क्लॉज है फॉर दिस वीडियो। तो फर्दर 6 पॉइंट्स हैं जिसमें मेरे को बताना है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, कि आपने इस ईयर में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉय किया है, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया है या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया है। सो जनरली इंडिया में हम लोग एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, तो वो हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है वेदर देयर हैड बीन एनी change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding previous year। क्या कोई चेंज है अकाउंटिंग के मेथड में, क्या मैंने एक्चुअल से कैश किया, क्या मैंने कैश बेसिस से एक्चुअल किया है। सो ये मुझे चेक करना होगा। नेक्स्ट है इफ आंसर टू बी अबव इज एन अफर्मेटिव गिव डिटेल्स ऑफ सच चेंज एंड द इफेक्ट देयरऑफ ऑन द प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका जो बी, अगर आपने मेथड चेंज किया है, अगर आपका वो अफर्मेटिव में है, अगर आप उस पर यस कर देते हो क्लिक, तो क्या वो जो चेंज है उससे कोई प्रॉफिट एंड लॉस में आपका अफेक्ट हुआ? ऑब्वियसली होगा, तो वो आप उसमें मेंशन कर दोगे कि कितना आपका प्रॉफिट चेंज हुआ, तो या कितना प्रॉफिट आपका डिक्रीज हुआ, वो आपको मेंशन करना होगा। Whether any adjustment is required to be made to the profit or loss for complying with the provisions of the ICDS notified under section 145(2)। क्या आपने कोई एडजस्टमेंट करी ICDS की, ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर एडजस्टमेंट करी है तो आपको एडजस्टमेंट की डिटेल्स देनी है, और डिस्क्लोजर हमारे जो ICDS के डिस्क्लोजर्स है वो भी आपको इसमें देने हैं। तो जो मेरा क्लॉज 13 का टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, उसका पॉइंट नंबर ए है वो मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। सो मैं इसमें क्या क्या देखूंगी, वेदर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर ऑडिट इज कैश और मर्केंटाइल इज एसेटिंग। whether any management letter has been received in this regard, क्या मैंने कोई मैनेजमेंट से लेटर रिसीव किया इस रिगार्ड में, तो ये मेरा करंट ईयर की फाइल में लग जाएगा। नेक्स्ट आता है whether any change in the method of accounting, whether ascertain any change in the method of accounting employed by the assessee, if yes whether the same being reported, क्या कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज है, अगर है तो क्या मैंने सेम रिपोर्ट किया है, ये भी मेरा करंट ईयर की फाइल में लग जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या अगर मैंने चेंज किया है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में तो उससे मेरा क्या डिटेल्स में चेंज हुआ, तो मुझे डिटेल्स देनी है उस चेंज की। एंड द इफेक्ट देयरऑफ ऑन द प्रॉफिट और लॉस, कि उससे प्रॉफिट और लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्लॉज डी और ई में ICDS के ऊपर है। ICDS की कन्वर्सेशन को मैं ज्यादा नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। सो क्लॉज डी और ई में आपको यही बताना है कि वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट और लॉस टू कंप्लाई विद द ICDS नोटिफाइड इन द सेक्शन 145(2). इसके लिए आप रेफर कर सकते हो, टेक्निकल गाइड है ICDS के ऊपर, यू कैन रेफर दैट। एंड ई में है कि क्या आपने अगर एडजस्टमेंट करी है तो आपको उस एडजस्टमेंट की आपको डिटेल्स देनी है। एंड लास्ट जो आपका क्लॉज 13 का 6 है वो है डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड बाय ICDS, whether the applicability of ICDS has been checked, क्या मैंने ICDS की एप्लीकेबिलिटी को देखा। नेक्स्ट whether the statement of adjustment required to
Profit or loss as per P&L in the tabular format given in clause 13E has been obtained. In your opinion, for a particular ICDS, if no adjustment is required, अगर आपके ओपिनियन से अगर किसी पर्टिकुलर आईसीडीएस के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, तो whether the management representation in this regard has been obtained, whether the accounting policies followed by the SECI have been tested to see any divergence with ICDS, whether disclosures as required by ICDS have been given in tabular form in clause 13F. क्या आपने वो जो डिस्क्लोजर्स है वो दिए, आपको वो डिस्क्लोजर्स देने होंगे एंड देन ये आपको करंट ईयर की फाइल में लग जाएगा. सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. ये हमने क्लॉज 1 to 13 हमने डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉज 14 से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद बाकी जो टॉपिक है पूरा सारे के सारे 44 क्लॉजेस हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे. सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर दिस वीडियो कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस इन माय अदर वीडियोस जो अपकमिंग वीडियो होंगी उसमें उस चीज को इनकॉर्पोरेट करूंगी. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. दिस इज शिवांगी मित्तल and thank you. Have a great day.